Guys, welcome to my YouTube channel Commerce Group and I'm your friend Harjot, and today we discuss the difference between the factoring and the forfeiting. जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने फैक्टरिंग के बारे में डिस्कस किया था कि फैक्टरिंग क्या होता है, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था फोफेटिंग कि फोफेटिंग क्या होता है, क्योंकि बच्चे इन दो कंसेप्ट्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं। कई बार एग्ज़ाम में इनका एक डिफरेंस चार्ट भी आ जाता है कि दोनों का डिफरेंस बताओ कि एक दूसरे से अलग क्यों है। आज हम इनका डिफरेंस स्टडी करने वाले हैं। एक्चुअली मेरे फ़ोन की जो स्क्रीन है वो छोटी होने के कारण मैं इसको हाफ डिवाइड किया हुआ है। इधर फैक्टरिंग है और दूसरी साइड पे इस साइड पे आपको मिलेगी फोफेटिंग का डिफरेंस और इधर फैक्टरिंग का। मैं इसको स्लाइड कर दूँगी थोड़ा थोड़ा। फर्स्ट हम बेसिस से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मीनिंग। फैक्टरिंग का मीनिंग क्या है? फैक्टरिंग is an arrangement that convert your receivable into ready cash and you do not need to wait for the payment of receivables. फैक्टरिंग एक अरेंजमेंट है, इसे एक अरेंजमेंट कहा जाता है जिसमें कि आपके जो रिसीवेबल है उनको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? रेडी कैश में आपको कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और आपको पेमेंट के लिए किसी भी तरह की वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फैक्टरिंग में क्या होता है, मैंने बताया था, एक बायर होता है, एक सेलर होता है, एक फैक्टर होता है। इसमें क्या है, जो फैक्टर है वो सारी पेमेंट, जो बिल रिसीवेबल्स होते हैं, ठीक है, वो फैक्टर की जिम्मेवारी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि फैक्टर सेलर को ऑलरेडी पेमेंट दे चुका होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें फैक्टर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है। इसमें क्या होता है, फैक्टर पहले से ही पेमेंट कर देता है किसको? सेलर को, ठीक है। और जब पेमेंट बायर पेमेंट करता है तो वो किसको पेमेंट करेगा? वो फैक्टर को पेमेंट करेगा, क्योंकि वो एक तरह का उनके बीच में बैठा होता है, ठीक है। जो बायर है वो फैक्टर को पेमेंट करेगा, और फैक्टर ने जो रिमेनिंग अमाउंट, जैसे कि 80% अभी पे किया होता है उसने सेलर को, ठीक है। जब 20% बाकी रह जाता है, वो जब बैलेंस क्लियर होता है बायर की तरफ से, तब वो सेलर को देता है। फैक्टर में इस तरह का कुछ सेटलमेंट किया जाता है, कुछ अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट है फोफेटिंग। फोफेटिंग में क्या आएगा? फोफेटिंग implies a transaction in which the forfeiter purchases claims from the exporter in return for cash payment. फोफेटिंग कब यूज़ होती है? जैसे मैंने आपको बताया था, जब कि आपकी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कोई ऑकर होती है, ठीक है। इंटरनेशनल मीन्स विद इन 2 कंट्रीज़ के बीच में कोई ट्रांजेक्शन है जो वो हुई होती है, उस टाइम फोरफेटर की ज़रूरत पड़ती है। फोरफेटर में क्या होता है, जो फोरफेटिंग में जो फोरफेटर है वो क्या करता है, एक्सपोर्टर से, जो कि अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करता है, लाइक एक सेलर होता है जो एक्सपोर्टर होता है, वो क्या करता है, उसमें एक फोरफेटर होता है, उसका फोरफेटर बैंक होता है, ठीक है। एक ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होते हैं। फोरफेटर क्या करता है, एक्सपोर्टर से जो उसकी रिसीवेबल्स होती हैं, जो क्लेम्स होते हैं, ठीक है, उसको परचेज़ कर लेता है, और बदले में उसे क्या मिलता है? कैश मिलता है। इसमें क्या है, जो फोरफेटर है वो जो बिल्स रिसीवेबल होते हैं उसको बाय कर लेता है, परचेज़ कर लेता है क्लेम्स को, ठीक है, कि आज जो भी इंपोर्टर से वो कैश लेना होगा, वो कहता है कि फोरफेटर कहता है कि वो अब से मैं लूँगा, ठीक है, कि आप इससे बिल्कुल ही अलग हो। वो उसमें एक्सपोर्टर को बिल्कुल ही अलग कर देता है, बिकॉज उसके रिसीवेबल वो बाय कर लेता है, परचेज़ कर लेता है, और क्लेम्स खुद वो फिर हैंडल करता है उनके, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस इज़ मैच्योरिटी ऑफ रिसीवेबल, ठीक है। फैक्टरिंग में क्या आता है, इन्वॉल्व्स अकाउंट रिसीवेबल ऑफ शॉर्ट मैच्योरिटी, ठीक है। इसमें जो रिसीवेबल होते हैं, जो फैक्टर को दिए जाते हैं, या फिर जो फैक्टर और सेलर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो उसमें जो रिसीवेबल है, जो फैक्टर को पेमेंट लेनी होती है बायर से, इसमें शॉर्ट मैच्योरिटी के होते हैं वो रिसीवेबल, ठीक है। वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, वो छोटे मीन्स शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। फोरफेटिंग में क्या है, इन्वॉल्व्स अकाउंट रिसीवेबल ऑफ मीडियम टू लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज़। अब इसमें जब फोरफेटर आ जाता है, फोरफेटर में क्या होता है, जो बिल रिसीव किए जाते हैं वो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के होते हैं, ठीक है। उनकी मैच्योरिटी या तो फिर मीडियम टर्म होगी या फिर लॉन्ग टर्म की होगी। इसमें शॉर्ट टर्म के रिसीवेबल इंक्लूड्स नहीं होते हैं, बिकॉज
इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, मींस कोई हैवी अमाउंट की ट्रांजैक्शन होगी तभी तो इंटरनेशनल लेवल पर की जा रही है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक मंगवाया जा रहा है कुछ, तो इसमें ऑब्वियस है मीडियम और लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी होगी जिसकी वो वाले रिसीवेबल पाए जाएंगे। थर्ड डिफरेंस इज गुड्स। फैक्टरिंग में जो गुड पाई जाती हैं, ट्रेड रिसीवेबल और ऑर्डिनरी गुड्स। यहाँ पर होती हैं जो वो ऑर्डिनरी गुड्स होती हैं, ठीक है, किसी भी तरह की जो होती है गुड्स की, लाइक सिंपल कुछ भी हम जैसे कुछ मंगवा रहे हैं, कोई बायर है जो कुछ सिंपल कुछ गुड्स खरीद कर रहा है, क्लोथ्स भी हो सकते हैं, कुछ ग्रॉसरी हो सकती है, या फिर कुछ भी हो सकता है, बट जस्ट ऑर्डिनरी गुड्स। सो यहाँ पर जो फैक्टर जो ट्रेड रिसीवेबल करता है, जो रिसीवेबल वो अपने जिन पर वो ट्रेड करता है वो ऑर्डिनरी गुड्स के रिसीवेबल होते हैं। ऑन दी अदर साइड जब फोरफिटिंग होता है उस टाइम क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है। इसमें जो ट्रेड रिसीवेबल होते हैं वो कौन से होते हैं, कैपिटल गुड्स के होती हैं, ठीक है। कैपिटल गुड्स मतलब क्या, इसमें क्या हो जाता है, जैसे कि टूल्स आ जाते हैं, किसी तरह की व्हीकल्स आ सकती है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स आ सकते हैं। टूल्स किसी तरह का, किसी फैक्ट्री को, किसी कंपनी को किसी तरह की टूल्स की ज़रूरत है, या फिर व्हीकल हो गया, व्हीकल में कोई भी आप ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल लगा सकते हो या कुछ भी व्हीकल के अंदर आ सकता है। मशीनरी होगी है, ठीक है, एंड इक्विपमेंट्स हो गया, हॉस्पिटल के इक्विपमेंट हो सकता है, कोई अनदर इक्विपमेंट हो सकता है। सो जब फोरफिटिंग में जो रिसीवेबल होते हैं वो कैपिटल गुड्स के होता है। कैपिटल गुड्स का आपको मीनिंग पता है, कैपिटल गुड्स वो वाली गुड्स होती हैं जिन गुड्स को फर्दर गुड्स और सर्विस प्रोडक्शन के लिए में लगाया जाता है। मशीनरी है, मशीनरी को हम ऑर्डनरी गुड्स नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो कैपिटल गुड्स है। कैपिटल गुड्स कैसे है कि वो फर्दर है जो एम्प्लॉयमेंट है जो जनरेट कर रही है ना, उसे किसी कंपनी में लगाया जाएगा मशीनरी को, ठीक है, उससे फिर आगे प्रोडक्शन होगी गुड्स फिर आगे प्रोड्यूस होगी। सो उन्हें कैपिटल गुड्स कहा जाता है, ठीक है, जिन्हें आगे प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है, जिन बड़े बड़े इक्विपमेंट्स और मशीनरी को, या फिर किसी सर्विस प्रोवाइड के लिए जिसे यूज़ किया जाता है उसे भी कैपिटल गुड्स कहते हैं। ओके, सो फोरफिटिंग में कैपिटल गुड्स के जो ट्रेड रिसीवेबल है उनको किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंस अप टू। ये इसका बेसिस है फाइनेंस अप टू, कि किस अमाउंट तक है जो फाइनेंस किया जाता है। सो फैक्टरिंग में है जो 80% to 90% है जो फाइनेंस किया जाता है, ठीक है। जो फैक्टर होता है वो किसको वो जो सेलर है उसको 80 to 90% तक की पेमेंट है जो उसे दे देता है, और जो रिमेनिंग बच जाती है उसे क्या करता है, जब वो बायर से खुद रिसीव कर लेगा सारी पेमेंट, फैक्टर उसमें से अपना कमीशन काट कर डिडक्ट कर देन वो है जो वो सेलर को पे करेगा, बट पहले वो 80 to 90% है जो वो पे करेगा। अदर साइड फोरफिटिंग में क्या है, फोरफिटिंग में जो फोरफिटर होता है वो पूरी 100% जो फाइनेंस करता है, ठीक है, वो एक्सपोर्टर को 100% जो फाइनेंस है पहले से ही प्रोवाइड कर देता है, बिकॉज उसने बाय कर लिया, एक तरह का परचेज कर लिया बिल्स को, रिसीवेबल होते हैं जो, ठीक है। सो 100% पेमेंट कर देता है वो इस टाइम पे। नेक्स्ट है टाइप, कि जो ये जो इनमें एग्रीमेंट होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, वो किस तरह के थे। टाइप, जब हम फैक्टरिंग की बात करते हैं, फैक्टरिंग में रिकोर्स एंड नॉन रिकोर्स तरह की ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, मतलब कि रिकोर्स भी होता है फैक्टर में, रिकोर्स फैक्टरिंग भी होती है और नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग भी होती है। अब रिकोर्स एंड नॉन रिकोर्स में क्या डिफरेंस है, रिकोर्स तब होता है जब लाइक फैक्टर है, फैक्टर को बायर की तरफ से कोई पेमेंट नहीं आ रही है, बायर डिफ़ॉल्ट कर रहा है पेमेंट करने में, तो उस टाइम पे क्या है, उस टाइम पे वो फैक्टर क्या कहेगा, वो सेलर को बोल सकता है कि मैंने आपको पहले 80% पेमेंट दे दी थी, अब आपका बायर है जो वो अभी हमें पेमेंट नहीं कर रहा है, तो वो क्लेम कर सकता है, ठीक है, दोबारा वो सेलर से क्लेम कर सकता है फैक्टर है जो, ठीक है। और फैक्टरिंग को रिकोर्स भी होती है और नॉन रिकोर्स भी होती है, और कई फैक्टरिंग ऐसे भी होती है जिसमें पहले से एग्रीमेंट होता है कि अगर पेमेंट डिफ़ॉल्ट हुई, कि अगर बायर ने आपको पेमेंट नहीं दी तो इसके लिए हम लायबल नहीं होंगे, सो वो नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग होती है। बट ऑन द अदर साइड जो फैक्टरिंग होती है वो फैक्टरिंग कौन सी होती है, वो नॉन रिकोर्स होती है, वो क्या होगी, नॉन रिकोर्स होगी। मीन्स इसमें तो जो फोरफिटर उसने रिसीवेबल को परचेज ही कर लिया है तो वो क्लेम कर ही नहीं सकता, एक्सपोर्टर से कर ही नहीं सकता है कि इंपोर्टर हमें पेमेंट नहीं कर रहा है, सो यहाँ पर ये नॉन रिकोर्स एक्टिविटी है। नेक्स्ट वन इज़ कॉस्ट। सो फैक्टरिंग वाले पॉइंट में क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग बॉर्न बाय द सेलर क्लाइंट। सो जो फैक्टरिंग की कॉस्ट होती है उसे कौन बर्न करता है, उसे कौन उठाता है उस कॉस्ट को, सेलर
यानी कि क्लाइंट है जो वो उसे बियर करता है, ठीक है, क्योंकि ये एक सेलर को फैसिलिटी दी गई है फैक्टरिंग की, ठीक है, सेलर को अपनी प्रोटेक्शन के लिए दी गई है ये। सो इसकी जो पेमेंट है, इसकी कॉस्ट है, वो कौन बियर करेगा? वो फैक्टर की जो कॉस्ट है वो एक सेलर और क्लाइंट है जो उसे बियर करेगा। अदर साइड इन फोरफिटिंग कॉस्ट ऑफ फोरफिटिंग, वो सॉरी फैक्टरिंग लिखा गया था मेरे से, सो मैंने वो कट कर दिया। कॉस्ट ऑफ फोरफिटिंग बर्न बाय दी ओवरसीज बायर। सो यहाँ पर जो कॉस्ट है फोरफिटिंग की वो कौन बर्न करेगा? वो करेगा जो ओवरसीज़ बायर है, मींस जो कि इम्पोर्टर है, जो ओवरसीज़ मींस वन कंट्री टू सेकंड कंट्री जब हमारा कुछ भी ट्रांजैक्शन हो रही है, सो जो उस मशीनरी को, उस इक्विपमेंट को, उस व्हीकल जो परचेज़ कर रहा है, जो बाय कर रहा है, वो सारी कॉस्ट है जो बियर करेगा फोरफिटिंग की, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज सेकेंडरी मार्केट्स। नो, फैक्टरिंग में किसी तरह की कोई सेकेंडरी मार्केट नहीं होती। इसे किसी भी सेकेंडरी मार्केट में हम है जो ट्रांजैक्शन को नहीं कर सकते, इसमें जो ये सेकेंडरी मार्केट के अंडर आता ही नहीं है। और जो फोरफिटिंग है, फोरफिटिंग सेकेंडरी मार्केट के अंडर आती है, बिकॉज सेकेंडरी मार्केट में फोरफिटिंग की फैसिलिटी भी दी जाती है। ये भी एक तरह की हम फैसिलिटी बोलते हैं, जिसमें है ना, सेकेंडरी मार्केट का आपको पता है ना, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, जैसे कि शेयर है जो वो डायरेक्ट खरीदे और बेचे जाते हैं, और सेकेंडरी मार्केट में क्या है, इनडायरेक्ट वे से है जो इन्हें शेयर्स को या फिर डिबेंचर्स को या फिर कुछ और फैसिलिटी भी दी जाती हैं। सो सेकेंडरी मार्केट के अंदर फोरफिटिंग आती है, इसके अंडर आती है। आई थिंक आपको डिफरेंस अच्छी तरह से समझ आ गया होगा फैक्टरिंग एंड फोरफिटिंग का। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।